हेलो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के एक निश्चित रेशियो में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनते हैं। ओके, और ये कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, और यहां पर हम सबसे पहले डिफिनीशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया H3PO4 का, H3PO4 का ले लिया, तो इसको पढ़ते क्या है इसको भी समझेंगे हम इस चीज को। और देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का जो रेशियो है वह कितना है, 3 है। फास्फोरस का रेशियो यहां पे कितना है, 1 है। ऑक्सीजन का रेशियो यहां पे कितना है, 4 है। ओके, एक निश्चित रेशियो में जब ये आपस में जुड़े हैं तो एक सब्सटेंस का निर्माण हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। और यहां पर आप देख रहे हैं कि जुड़ने वाले जो एलिमेंट है सब क्या है, डिफरेंट है ना। तो मैंने क्या बतलाया आपको कि कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के एक निश्चित रेशियो में केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ने से बनते हैं। तो अभी केमिकल बॉन्ड की बात नहीं हुई, मैंने आपको केमिकल बॉन्ड के बारे में नहीं बताया। अभी मैं धीरे धीरे आगे जैसे वैसे बढ़ते जाऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में भी समझाते जाऊंगा, है ना। तो यहां पर आप H3PO4 को देख रहे हैं जिसका नाम फास्फोरिक एसिड है। तो हम यहां पर यह भी सीखेंगे कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, स्पेशली कार्बन को छोड़ करके, कार्बन और हाइड्रोजन, स्पेशली हम कार्बन को मानते हैं क्योंकि हिंदी में ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं, कार्बनिक बोलते हैं। तो कार्बन को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं उनको जनरली हम इनऑर्गेनिक के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात केमिस्ट्री में जब हम पढ़ाई करते हैं तो हमको दो प्रकार के कंपाउंड्स मिलते हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक कार्बन वाले, स्पेशली उनका एक अलग ही ब्रांच है, और दूसरा इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन को छोड़ करके जो बचते हैं उनका स्टडी किया जाता है। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे CO3, इसमें भी कार्बन पाया जा रहा है ना, लेकिन ये एक्सेप्शन के अंतर्गत गिने जाते हैं। ठीक है, बाइकार्बोनेट भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है इसको हम धीरे धीरे समझेंगे और जानेंगे। इसका नाम फास्फोरिक एसिड है, कैसे पढ़ा इसको भी मैं आपको बतलाऊंगा। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में समझते हैं। देखिए मेटल्स की यह खास बात होती है, मेटल्स की यह खास बात होती है कि यदि इनके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2 या 3 पाई जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिलीज करने की क्षमता रखते हैं। क्या करते हैं, रिलीज करने की क्षमता रखते हैं। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन ये रिलीज कर देते हैं तो इन पे क्या हो जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। आइए देख सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा भी इसको देखते हैं। जैसे यहां पर मैं बात करता हूं सोडियम की, जैसे मैं यहां बात कर रहा हूं सोडियम की, और यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं कैल्शियम की, और यहां पे मैं बात करने जा रहा हूं एल्युमिनियम की। तीनों ही क्या है, मेटल्स है। इनको देखते हैं और समझते हैं। देखिए सोडियम का जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वह कितना होता है, 11 होता है। एल्युमिनियम का कितना होता है, 13 होता है। कैल्शियम का कितना होता है, 20 होता है। ओके, तो बोरबरी जो स्कीम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, मैंने आपको बतलाया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो लिंक पे जाकर क्लिक करें और देखें कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरबरी की स्कीम के अनुसार किस तरह से होती है, उसको आप देखें और समझें। यहाँ पर देखिए आउटर मोस्ट सेल में इसका जब इलेक्ट्रॉनों का हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। दूसरे सेल में कितने भरे जाएंगे, 8, और बचेगा कितना हमारा, 1। तो सबसे बाहरी सेल में, जिसको आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, वैलेंस सेल बोलते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब यहाँ कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम में कितना, 2, 8, फिर 8, कितना हो गया, 18 हो गया, और लास्ट में बच रहा है 2। ठीक है, और एल्युमिनियम की मैं बात करूं तो 2, 8 और 3, मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32 ऐसे गोल्ड नंबर होते हैं जिससे इनके ऑक्टेट पूर्ण हो जाते हैं। ऑक्टेट क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पहली जो सेल है वो फुलफिल्ड है, दूसरी सेल भी क्या है, फुलफिल्ड है। यहाँ पर पहली,
दूसरी और तीसरी क्या है, फुलफिल्ड है। यहां पर पहली और दूसरी सेल क्या है, फुलफिल्ड है, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यदि पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से प्लस चार्ज आता है। प्लस चार्ज आना मतलब मेटलिक करेक्ट, मतलब वो मेटल्स होते हैं और उनमें कंडक्टिविटी पाई जाती है, ठीक है। कंडक्टिविटी क्या होती है, पाई जाती है। यहां पर देख सकते हैं कि जब इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना मतलब एक नेगेटिव चार्ज का कम हो जाना, एक नेगेटिव चार्ज का कम हो जाना मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का बढ़ जाना। अर्थात हम यदि आगे देखें इसको तो हम पाएंगे क्या, सोडियम पे हमारा एक प्लस चार्ज आ जाएगा, सोडियम पॉजिटिव आयन हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन की क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब रिलीज किए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव आयन हो जाएगा। आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कैल्शियम पे +2 आयन ऐसे करके भी दिखा सकते हैं, मतलब कैल्शियम को आप ऐसे भी +2 आयन करके दिखा सकते हैं, कैल्शियम पे 2+ आयन ऐसे भी दिखा सकते हैं, कैल्शियम पे ऐसे +2 भी दिखा सकते हैं। नो प्रॉब्लम, किसी तरह से आप दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, रिलीज किए जा सकते हैं। तो जब तीनों इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे तो एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट सेल के दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो इसके ऊपर कितना हो जाएगा, 3 पॉजिटिव आयन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 2 पॉजिटिव आयन आ जा रहा है। एनी डाउट, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। मैंने बताया कि तरीका एक ही है, आप ऐसे लिखिए वैसे लिखिए, बात एक ही है, बस एक में आप कुछ नहीं कर सकते, उसको 1 दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैंने मेटल्स की बात की, अब मैं नॉन मेटल की बात करने जा रहा हूं। अब मैं क्या, नॉन मेटल की बात करने जा रहा हूं। नॉन मेटल के बारे में भी देखते हैं और समझते हैं। नॉन मेटल के बारे में मैं ऊपर बतलाता हूं, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये आखिर आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये आयन आपस में जुड़ते कैसे हैं और कैसे डिफरेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर न केवल मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सिखाऊंगा, बल्कि उनका नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स भी आपको सिखाऊंगा। ओके, तब यहाँ पर देखते हैं तो हमको क्या दिखाई देगा। सबसे पहले हम क्लोरीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लोरीन ले लिया, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 17 होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। और यदि मैं ऑक्सीजन ले लूँ तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बताइए, ऑक्सीजन का 16 होता है। ओके, ठीक। अब उसके बाद चलिए हम पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देखते हैं। तो 2 8 और 7 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 8 है ना, अभी कितना हुआ, 10 हुआ, 6 बचा है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल में या तो 5 या तो 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, या तो 5 या तो 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता रखते हैं, मतलब 8 की कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहते हैं। तो जिसके आउटर मोस्ट में 5 पाया जाएगा वह क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा। जहां पर 6 है वह 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की कोशिश करेगा, और जहां पर 7 है वह सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ताकि वह ऑक्टेट हो सके और न्यूट्रल एटम के जैसा बिहेव कर सके, एलिमेंट के जैसा बिहेव कर सके। तो यहाँ पर देखिए क्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन क्या करता है, अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होता है, क्लोरीन पे हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यहाँ पर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, तो इसके पास 6 है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यदि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए जाएंगे तो क्रमशः +1 +2 +3 चार्ज होंगे। और उसी तरह से यदि 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जाएंगे, गेन किए जाएंगे, तो उसमें जो चार्ज आएगा वो नेगेटिव में आएगा, -1 -2 -3 इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ जो ग्रुप हैं उसका देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना रखा है। जो नेगेटिव आयन वाले हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, दैट इज ये नॉन मेटल्स हैं, और यहाँ जो पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहे हैं वो सब मेटल हैं, है ना, ठीक है। ये क्या है, मेटल है। और साथ ही साथ इनको हम एसिडिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, इनको हम बेसिक रेडिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे और समझ में मेरी बात आएगी। अब मैं इनका कॉम्बिनेशन आपस में सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं, इनका कॉम्बिनेशन। जैसे जरा सोचिए
कि यदि मुझे NaCl का फॉर्मेशन करना है, क्या फॉर्मेशन करना है, NaCl का फॉर्मेशन करना है, नमक बनाना है। ओके, तो मान लीजिए इसका हम अपने को फॉर्मेशन करना है, तो आप देखिए कि जो सोडियम है उस पर कितना पाया जा रहा है, Na पॉजिटिव आयन, मतलब 1+ आयन पाया जा रहा है, 1+ आयन पाया जा रहा है। तो इसके साथ हम क्लोरीन जो लेने जा रहे हैं, तो क्लोरीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि 1 नेगेटिव आयन पाया जा रहा है। ठीक है, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। क्यों कंबाइन इसलिए होंगे, क्योंकि 1+ 1- से न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाने के बाद कोई भी चार्ज नहीं बचेगा, अर्थात जो यहाँ पर कंपाउंड दिखाई देगा वो क्या होंगे, विदाउट चार्ज वाले होंगे, न्यूट्रल होंगे। और जितने भी आयन होंगे उनको आपस में जोड़ना है, जोड़ करके कंपाउंड फॉर्मेशन करना है, जिसका चार्ज क्या होगा, 0 होगा। तो 1+ 1- से जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब यदि हम बात करें कैल्शियम क्लोराइड की, क्या बात करें, कैल्शियम क्लोराइड की, तो देखिए यहां पर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम पे कितना चार्ज पाया जा रहा है, +2 चार्ज पाया जा रहा है। तो यदि हम कैल्शियम की बात करते हैं, Ca2 पॉजिटिव आयन, इस पर 2+ आयन पाया जा रहा है। और यदि मैं इसके साथ सिर्फ एक क्लोरीन आयन को जोड़ दूं तो क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई कंपाउंड बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां +2 चार्ज है तो यहां पर -1 चार्ज है। चार्ज को आपको बराबर करना है, दैट्स वाई आपको आयंस जोड़ने हैं। मतलब यदि इनको आपस में मिलाकर, कैल्शियम और क्लोरीन को आपस में मिलाकर कंपाउंड बनाना है, कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो दैट्स वाई हमको क्या करना पड़ेगा, जितना प्लस चार्ज रहेगा उतने ही नेगेटिव चार्ज के बराबर आयन लेना पड़ेगा। अर्थात हमको यहां पर एक क्लोरीन आयन और लेना पड़ेगा, इसको क्लोराइड बोलते हैं, एक और लेना पड़ेगा। अर्थात 2+ अब 2 नेगेटिव से न्यूट्रलाइज होगा। अर्थात जो कंपाउंड हमारा बनेगा वो बनेगा CaCl2। क्या बनेगा, CaCl2, क्योंकि 2 क्लोरीन आपस में मिल रहे हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि ये आपस में इस तरह से मिलेंगे, मिलने के बाद इनका चार्ज क्या हो जाएगा, 2+ 2 नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, तब जाकर के एक फॉर्मेशन होगा। अर्थात आप इसको यदि लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन +2Cl नेगेटिव आयन इक्वल टू हमारा बन रहा है क्या, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, 2+ 2 नेगेटिव आयन है, न्यूट्रलाइज। आप तो ऐसे समझिए, बात एक ही है। मैंने आपको दोनों तरह से समझाने की कोशिश किया। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे मैंने कुछ प्लस आयन भी लिख रखे हैं, कुछ नेगेटिव आयन भी लिख रखे हैं। आप इनके चार्ज जो हैं, जो इनके आयंस हैं, प्लस माइनस जो चार्ज हैं, ये फिक्स होते हैं। इनको आप जरूर याद रखें, केमिस्ट्री की कॉपी में इनको लिख लीजिएगा। जब तक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तब तक ये कारगर होगी, यहाँ तक कि प्रैक्टिकल वर्क में भी ये काफ़ी कारगर होंगे। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि कंपाउंड, हमने आपको कंपाउंड का फॉर्मेशन से सिखाया, अब इनका नाम कैसे रखा जाएगा उसको भी देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, अब इनकी नेमिंग के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं, नेमिंग के बारे में। और नेमिंग के साथ साथ थोड़ा सा फॉर्मेशन भी साथ साथ चलते रहेगा, तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आसानी होगी, आपको अच्छा लगेगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। और ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं केमिस्ट्री का आपको बतला रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा कारगर है। बहुत सारे लोग जो है हायर सेकेंडरी पास कर लेते हैं, फिर भी सारे कंपाउंड्स को पहचान नहीं पाते हैं, कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, है ना। तो ये थोड़ी सी दिक्कत जाती है। आइए देखते हैं। और ऑर्गेनिक में तो एक अलग ही नॉमेनक्लेचर की ब्रांच है, जिसकी वजह से लोग समझ जाते हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक में जनरली वो गलती कर जाते हैं, क्योंकि इसका नॉमेनक्लेचर का कोई भी चैप्टर केमिस्ट्री में इंक्लूड नहीं किया गया है। तो यहाँ मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं किस तरह से नॉमेनक्लेचर किया जाए, कैसे नाम रखा जाएगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आयंस लिख रखा है। क्या लिख रखा है? आयंस लिख रखा है। देखिए मैंने इधर भी एरो बना रखा है, इधर भी। जैसे ये कार्बोनेट आयन है तो ये सोडियम आयन है। आप इसको इधर भी समझ सकते हैं, आयंस मतलब इधर भी वर्ड लगाना है लास्ट में, इधर भी लगाना है। लेकिन मैंने लास्ट में क्यों नहीं लिखा, कुछ कारण है। सिर्फ मैं यहाँ इंडिकेट करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नेगेटिव आयन है जिसको एन आयन बोलते हैं, यहाँ पॉजिटिव आयन जिसको कैट आयन बोलते हैं स्पेशली। ओके, तो आइए अब इनको जोड़ते हैं और कंपाउंड का फॉर्मेशन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को अमोनियम, मान लीजिए मैं यहाँ पर NH4 लेता हूँ। क्या लेता हूँ? NH4। ठीक है, तो NH4 पे आप देख रहे हैं कि एक प्लस आयन है। NH4 पे क्या दिखाई दे रहा है? एक प्लस आयन है। और यदि मैं मान लीजिए यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे इजी वाला, पहले इजी लेकर आपको समझना चाहता हूँ। जैसे OH लेता हूँ। क्या लेता हूँ? OH लेता हूँ। अभी इजी समझा रहा हूँ आपको ताकि प्रोसेस समझ में आ जाए। तो इसमें मैं जोड़ने जा रहा हूँ, क्या जोड़ने जा रहा हूँ? OH आयन। क्या जोड़ने जा रहा हूँ? OH आयन।
जब OH आयन आपस में जुड़ेगा, देखिए एक प्लस है तो एक माइनस वाला ही यूज किया जाए, मतलब एक हमारा मेटल तो दूसरा क्या हो जाए, मतलब एक हमारा क्या बोलना चाहिए बेसिक रेडिकल तो एक हमारा एसिड रेडिकल आपस में जुड़ेगा, मतलब एक प्लस और एक माइनस आपस में कंबाइन होंगे। तब जब ये कंबाइन होंगे तो हमारा जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा NH4OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH4OH हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट? NH4OH हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस मिलके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो इनका हम नाम क्या रखेंगे? तो देखिए NH4 जब शब्द आ रहा है, NH4 जब आ रहा है तो NH4 के लिए क्या बोला गया है? अमोनियम। क्या बोला गया है? अमोनियम। मतलब इसका नाम जो हम लिखेंगे यहां लिखेंगे अमोनियम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ NH4। ओके, और यहां पर आपको दिखाई दे रहा है OH। क्या दिखाई दे रहा है? OH। तो OH के देखिए यहां पर क्या बोला गया है? हाइड्रोक्साइड। क्या बोला गया है? हाइड्रोक्साइड। तो इसका नाम क्या हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आपने इसका जो है केमिकल नेम देखा किस तरह से रखा गया है ना, कंपाउंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस चीज को मैंने आपको बतलाने की कोशिश की। ओके, अब आइए कुछ और देखते हैं, समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एल्युमिनियम को ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ? एल्युमिनियम को ले लेता हूँ, उससे कंपाउंड को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पर ये उचित बैठेगा, उसको समझते हैं। जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पर एल्युमिनियम लेता हूँ, तो एल्युमिनियम पे आपको 3 पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? 3 पॉजिटिव आयन। मान लीजिए मेरे को एल्युमिनियम कार्बोनेट बनाना है। क्या बनाना है? एल्युमिनियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर मैं CO3 2 नेगेटिव आयन ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ कि आपस में ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 2 नेगेटिव आयन है। आखिर इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा? अब थोड़ी सी पहले ही हो गई। अब जरा सोचिए, यदि मैं इसको 2 ले लेता हूँ तो 2 4 हो जाएगा। ये 4 तो 3 से जुड़ेगा नहीं। और यदि इसको मैं 3 ले लेता हूँ, 3 लेता हूँ, जैसे कार्बोनेट मान लीजिए मैंने कितना ले लिया? 3 ले लिया। क्या किया? 3 ले लिया। ठीक है, जो जब 3 ले लिया तो ये टोटल नेगेटिव आयन कितने हो गए? 6 हो गए। मतलब यहाँ पर 6 हमारे नेगेटिव आयन हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यदि हम एल्युमिनियम के 2 आयंस ले लेते हैं, एल्युमिनियम के 2 आयंस ले लेते हैं, तब उसके बारे में देखते हैं। एल्युमिनियम के 2 आयन लिया तो ये कितना हो गया? ये हमारा 6 पॉजिटिव आयन हो गया। अभी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 एल्युमिनियम और 3 कार्बोनेट जो आयन है ये आपस में जब मिलेंगे तब जाकर के जो हमारा कंपाउंड बनेगा वह बनेगा क्या? चूंकि एल्युमिनियम यहाँ 2 लिया गया तो मैं लिखूंगा Al2। ओके, और CO3 यहाँ पर कितना लिया गया? CO3 लिया गया, यहाँ पर 3 लिया गया है। 3 लिया गया तो हम इसको क्या कहते हैं? ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर ट्राइस के रूप में लिख देते हैं। तो इसका नाम पड़ जाएगा एल्युमिनियम कार्बोनेट। चूंकि यहाँ पर एल्युमिनियम और कार्बोनेट मिला है, Al को क्या बोला गया है? एल्युमिनियम, और CO3 को क्या बोला गया? कार्बोनेट। तो ये हमारा एल्युमिनियम कार्बोनेट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप वैलेंसी को भी समझ रहे हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन भी देख रहे हैं, और साथ ही साथ नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी देख रहे हैं। ओके, अब आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारा मैंने लिख रखा है, उसको समझते हैं, जानते हैं। ओके, आई थिंक स्टूडेंट्स आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं फेरस और फेरिक की बात करते हैं, फेरस और फेरिक की बात करते हैं। तो फेरस में आपको दिखाई दे रहा है क्या? Fe2 पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है, और फेरिक में आपको Fe3 पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे को इसमें क्लोरीन से कॉम्बिनेशन दिखाना है, तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव आयन है तो हमको क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 2 नेगेटिव आयन लेना पड़ेगा। यहाँ 3 पॉजिटिव आयन है तो हमको क्लोरीन कितना लेना पड़ेगा? 3 क्लोरीन के आयन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है? 1 नेगेटिव चार्ज है, तो हमको 3 तो नेगेटिव चार्ज वाला लेना पड़ेगा, तब ये क्या हो पाएंगे? सैचुरेटेड हो पाएंगे, न्यूट्रलाइज होने पाएंगे। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जैसा मैंने आपको बतलाया। अर्थात जब इनका जब आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो ये बनेगा FeCl2। क्या बनेगा? FeCl2। और इनका जब आपस में कॉम्बिनेशन होगा तो क्या बनेगा? FeCl3। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे? तो आप देख रहे हैं कि जब +2 चार्ज पाया जाता है तो उसको फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा फेरस। और यहाँ पर जब +3 आयन पाया जाता है उसको फेरिक बोलते हैं। तो देखिए मैंने लास्ट में आयन इसलिए लगाया क्योंकि लास्ट में न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं प्लस माइनस, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत जाती है, इस वजह से मैंने कॉमनली एक जगह लिख करके आपको समझाने की कोशिश किया है। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? फेरिक। क्या नाम पड़ जाएगा? फेरिक। Fe का काम तो हमने कर लिया। अब लास्ट में हमारा ये क्लोरीन है तो क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड। क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने Cl नेगेटिव आयन कहीं देखिए लिखा है, क्लोराइड लिखा है, इसलिए क्लोराइड शब्द आपको डालना है, फेरिक क्लोराइड।
ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, उसको आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से स्टूडेंट आप किसी को भी जोड़िए, 2 प्लस आयन है तो यहाँ पे इसको जोड़ दीजिए। कॉपर सल्फेट देखिए बहुत ही आसान है, जैसे कॉपर पे +2 आयन है तो सल्फेट पे क्या है 2 नेगेटिव आयन है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और हमारा कॉपर सल्फेट बन जाएगा, COSO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ेगा, कॉपर और सल्फेट मिल रहा था, कॉपर सल्फेट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कॉपर सल्फेट। तो इस तरह से यहाँ जो मैंने लिस्ट बना रखा है आप किसी का भी यूज करिए, प्लस को माइनस से जोड़ना है, किस तरह से जोड़ना है मैंने डिफरेंट आयंस के द्वारा बतलाया है। एक दो ठो और मैं आपको बतला दे रहा हूं जिससे ये थोड़ी सी और आपके लिए स्ट्रांग हो जाएगी। थोड़ा डिफरेंट करते हैं। ओके, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और एक बार मेहनत कर देते हैं। तो ये जो है चूंकि आजीवन काम देने वाली चीज है इसलिए थोड़ा सा और बता देना अच्छा होगा। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट एसिड के नाम बताऊंगा। उस इंपॉर्टेंट एसिड को आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि वो बार बार आएंगे केमिस्ट्री पढ़ते समय। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर क्या कहते हैं, कॉपर लेता हूं, क्या लेता हूं, कॉपर, या लेड लेता हूं, क्या लेता हूं, लेड। तो यहां Pb भी क्या दिखाई दे रहा है, 2 पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा है। और यहां मैं एसीटेट लेता हूं, क्या लेता हूं, एसीटेट लेता हूं, CH3COO नेगेटिव आयन लेता हूं, एसीटेट लेता हूं। तो जब मैं एसीटेट ले लूंगा तो जब इनकी आपस में कॉम्बिनेशन होगी तो किस तरह से प्रोडक्ट बनेंगे उसको भी आइए देखते हैं, समझते हैं। तो यहां देखिए चूंकि 2 प्लस आयन है तो सिंपल सी बात है, हमको एसीटेट कितने लेने पड़ेंगे, 2 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे, 2 एसीटेट के आयन हमको 2 लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपस में क्या होंगे, न्यूट्रलाइज होंगे और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा जिसको हम इस तरह से लिखेंगे CH3COO ट्वाइस। ओके, प्लस माइनस तो मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और यहां पे लिखेंगे Pb। ओके, पहले प्लस वाले को पढ़ते फिर माइनस वाले, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, लेड एसीटेट। क्या नाम पड़ जाएगा, लेड एसीटेट, क्योंकि Pb को क्या बोलते हैं, लेड बोलते हैं, और CH3COO को क्या बोलते हैं, एसीटेट बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, लेड एसीटेट। ओके, यहां 2 क्यों लगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आपने क्लास 9th में इसको पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पढ़ लीजिए, देख लीजिए आपको कितना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, तो आइए कुछ अब हम एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए आर्नियस नामक साइंटिस्ट ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में साफ साफ बताया कि एसिड ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी सॉल्वेंट में घुल करके या वाटर में घुल करके H आयन देने की क्षमता रखते हैं, जो हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता रखते हैं, प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं, वह कहलाते हैं एसिड। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ एसिड के। जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिख दिया, यहाँ पर HNO3 लिख दिया और यहाँ पर H2SO4 लिख दिया। ओके, यहाँ पर मैंने H2CO3 लिख दिया और यहाँ पर मैंने H3PO4 लिख दिया। इस तरह से तो इनका नाम क्या पड़ेगा इसको समझिए, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि सब में H लगा हुआ है तो आयनाइज होकर H आयन देने की क्षमता सब रखते हैं, इसलिए हम लास्ट में एसिड सब डालेंगे तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्योंकि ये आयनाइज होंगे तो H आयन मिलेगा ही। आप देख सकते हैं कि ये आयनाइज होगा तो क्या मिलेगा, H आयन, H पॉजिटिव आयन मिलेगा। तो जब भी H आयन मिलेगा तो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। तो लास्ट में एसिड सब डालना है। यहाँ NO3 को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रेट बोलते हैं। आप देख सकते हैं नाम मैंने लिख रखा है। तो नाइट्रेट और हाइड्रोजन मिलकर हो जाएगा नाइट्रिक, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। क्या नाम हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड। SO4 को देखिए क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। कहीं लिखा है देखिए मैंने ये सल्फेट, तो सल्फेट से ये हो जाएगा क्या, सल्फ्यूरिक, इसका नाम पड़ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां देखिए CO3 को एकदम टॉप पे देखिए कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट से हो जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। और यहां पर आप देख रहे हैं फास्फेट से क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, फास्फोरिक एसिड। तो आप डियर स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं कि शुरू में यदि H पाया जा रहा है तो लास्ट में जो हमारा जो वर्ड लग रहा है वो लग रहा है इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड, इक एसिड लग रहा है। ओके, तो ये 5 जो है इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, इनको आप याद रखेंगे, है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एक्वारेजिया की मैं बात कर रहा हूं जिसको अम्लराज बोलते हैं। अम्लराज बनाने में हमें HCl लेते हैं और HNO3 लेते हैं। इनको हम क्या करते हैं, आपस में जब मिला देते हैं, मिलाने के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग मतलब किंग ऑफ एसिड तैयार होता है। क्या बोलते हैं इसको, किंग ऑफ एसिड्स, एसिड्स का राजा बोलते हैं, हिंदी में अम्लराज बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया बोलते हैं। एक्वा रेजिया जो बोला जा रहा है यहाँ पर जो नाइट्रिक एसिड का जो है रेशियो 1 रहेगा, तो इसका रेशियो क्या रहेगा 3 रहेगा। और ये क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड होते हैं। क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड ए भी होता है, ए भी होता है। ठीक है, ठीक है, ये आपस में जब जुड़ते हैं जब तब जाके किंग ऑफ एसिड्स तैयार होता है, या किंग ऑफ एसिड्स बोल सकते हैं, एक्वा रेजिया बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से डियर स्टूडेंट आपने देखा कि जो प्लस आयन है माइनस आयन से किस तरह से जुड़ के कंपाउंड बनाएंगे, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, इस चीज़ को मैंने आपको आज बतलाने की कोशिश की। आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसको ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।